Hello everyone, welcome to the part 2 of 120 golden rules of English grammar. Okay, स्टार्ट करते हैं आज का पहला रूल से। रूल नंबर 5 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट फर्स्ट। ओके, इन पार्ट सेकंड में हम 6 से 10 या 11 रूल डिस्कस करेंगे। ओके, पहला रूल क्या कहता है आपका, कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग अगर एक मत के लिए किया जाए तो वो क्या होता है आपका, सिंगुलर कंसिडर होता है। सिंगुलर कंसिडर होने का मतलब है अगर हम उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ज्यूरी रीच अ यूनानिमस डिसीजन। तो यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। ओके, सभी का क्या एक ही डिसीजन है तो वो एक मत कहलाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे द आपका आर्टिकल है, ज्यूरी आपका नाउन है। द आर्टिकल क्या कर रहा है, ज्यूरी नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। इतना करेक्ट है। रीच जो वर्ब है ना, ये आपका क्या एक्शन वर्ब है और ये आपका प्लूरल है। ओके, क्योंकि इसके पीछे ईएस नहीं लगा। नाउन के पीछे एस और ईएस लगा होगा तो नाउन प्लूरल बनता है। वर्ब के पीछे एस और ईएस लगा होगा तो वर्ब क्या बनता है आपका, सिंगुलर बनता है। ध्यान रखना आपको। ओके, रीच व्हाट। ओके, क्या रीच करा उन्होंने, तो उन्होंने रीच करा अ यूनानिमस डिसीजन। तो अ यूनानिमस डिसीजन जो है वो आपका नाउन फ्रेज है। डिसीजन यहाँ पे नाउन है, यूनानिमस एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल यूज हो रखा है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है रीच वर्ब का। तो यहाँ पे क्या है, जब हम बात करें कि ज्यूरी है, सपोज ज्यूरी के 6 मेंबर है, सभी ने कहा भाई इस बंदे को क्या करना है, कैप्टन बनाना है। ओके, या फिर इस बंदे को क्या बनाना है, जज बनाना है किसी पर्टिकुलर मैटर का। तो सभी का एक ही डिसीजन है, 6 के 6 का, तो एक मत डिसीजन है, मतलब वहां पे एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है कौन की, कलेक्टिव नाउन में, तो वहां पे हम क्या करते हैं आपका उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे तो वो होगा आपका रीचेस। ओके, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट जो इसका एक एक्सेप्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पार्ट 2 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स हम यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग अगर विभाजन यानी डिवीजन के लिए यूज होगा, मतलब डिवीजन के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो कलेक्टिव नाउन जो यूज हो रहा होगा ना वो प्लूरल होगा। प्लूरल होने से मेरा एक ही मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग आपका प्लूरल वर्ब यूज होगी और उसके अकॉर्डिंग आपका प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा, प्लूरल आपका क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। द ज्यूरी हैज डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस इशू। ओके, अब यहाँ पे सपोज ज्यूरी 6 मेंबर है। ओके, उनमें से हर एक मेंबर कह रहा है कि भाई इसको कैप्टन बनाओ या फिर इसको क्या करो भाई आपका जज बनाओ इस पर्टिकुलर मैटर पे। ओके, तो सबका क्या डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, हर कोई कह रहा है इसको बनाओ, कोई कह रहा है उसको बनाओ, इस तरीके से। तो सभी का क्या है, डिफरेंट ओपिनियन है। डिफरेंट ओपिनियन है तो मतलब एक मत नहीं है। डिवीजन का सेंस आ गया, डिवीजन का सेंस आ गया तो जो आपका कलेक्टिव नाउन यूज हो रखा है वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हैव प्लूरल होता है, हैज नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। डिफरेंट ओपिनियंस आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ऑन दिस इशू क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया, जो ओपिनियंस को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ओपिनियन नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ध्यान रखना है। दिस इशू क्या है आपका, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया या फिर हम डिटर्मिनर कह देंगे इसको। ओके, इशू आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट रूल। तो ये तो था आपका रूल नंबर 6। ओके, अच्छा, इस रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं हर रूल के एंड में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं कि रूल नंबर 6.1 क्या कह रहा था और 6.2 क्या कह रहा था। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 6.1 ये कह रहा था कि कलेक्टिव नाउन अगर एक मत का सेंस दे तो सिंगुलर कंसिडर होंगे, सिंगुलर कंसिडर होंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा उनके अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा उनके अकॉर्डिंग। 2 क्या कह रहा है आपका, अगर कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग डिवीजन के सेंस में यूज हो रहा होगा, मतलब बंटवारे का सेंस दे रहा हो कलेक्टिव नाउन, तो प्लूरल कंसिडर होगा। प्लूरल होगा यानी प्लूरल वर्ब यूज होगी, यानी आपका प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, यानी आपका प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर प्लूरल पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, सिंपल है। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके क्या करना है, आपने कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, अगर हम बात करें फ्यूचर की, भविष्य की बात कर रहे हैं और भविष्य को रेफर करने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन कंजंक्शन, कंजंक्शन कौन कौन से, व्हेन हो गया, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज और इन केस। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ आपके में
और कुछ आपके क्या है ब्राउन कलर में। ओके, तो जो ब्लू कलर में लिखे हुए कंजंक्शंस हैं ये आपके कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, समय बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो आपकी ब्राउन कलर में लिखे हुए इफ से लेके इन केस तक ये आपके क्या कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, ये कंडीशन बताते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल सा रूल है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से कि अगर आपको कभी भी ये कंजंक्शन दिख जाए और इनसे एक क्लॉज जुड़ी होगी, ऑब्वियसली भाई वो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये कंजंक्शन दिख जाए और इनके साथ जो क्लॉज लिखी है ध्यान रखिएगा, मतलब उसको कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखना, उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर वो क्लॉज क्या कर रही है, फ्यूचर को रेफर कर रही है, ध्यान रखना सिर्फ तभी जब वो फ्यूचर को रेफर कर रही हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ आई विल विजिट दिल्ली आई विल मीट यू। ओके, तो यहाँ पे देखो इफ आ रखा है, इफ यहाँ पे है, आपने देखा। ओके, तो इफ क्या है आपका कंडीशन वाला कंजंक्शन, मतलब इसके बाद कंडीशन लिखी होगी, तो ये आपकी क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इफ से लेके दिल्ली तक, आई से लेके यू तक क्या है आपकी मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में रिजल्ट है, क्यों? क्योंकि इफ क्लॉज में कंडीशन है, जैसे कि हमने बताया। अब यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो आपका विल विजिट है, दिल्ली क्या आपका नाउन है, जो क्या आपका विल विजिट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मेन क्लॉज में भी देख लेते हैं, मेन क्लॉज में आपका आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, विल मीट आपका क्या वर्ब फ्रेज है। ओके, और यू क्या आपका विल मीट वर्ब फ्रेज का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या कहा था, अगर हम क्या करेंगे, कभी भी कंडीशन वाला कंजंक्शन या फिर आपका टाइम वाला कंजंक्शन लेंगे और उसके साथ जो आपका क्या होगा, आपका क्लॉज जुड़ी होगी, वो क्या कर रही होगी, आपकी फ्यूचर को रेफर कर रही होगी, तो उसको कभी भी आपका फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना, तो ये आपका आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, इफ आई विजिट दिल्ली ओके आई विल मीट। क्लियर है? ओके, इसी रूल से रिलेटेड आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपको करने हैं। बाकी इस रूल का रिवीजन भी एक बार फिर से कर लेते हैं। क्या इस रूल के बारे में हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जो निम्नलिखित आपके कंजंक्शंस है व्हेन से लेके इन केस तक, अगर ये आते हैं किसी सेंटेंस में फ्यूचर को रेफर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो आपका टेंस लिखा होगा इनके साथ वाली क्लॉज में, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेके आऊं। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आई भी है इस टाइप के। ओके, और ये आपके काफी हेल्पफुल होंगे, तो सभी का आंसर क्या करना है आपने कमेंट में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट रूल, और हमारा रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा। अच्छा, रूल नंबर 8 में जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोगों के लिए लेके आऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में काफी बार इससे बन के एरर आती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें दो वर्ड्स की, एक वर्ड है आपका मैरिड और एक वर्ड है आपका मैरी। ओके, अब जो वर्ड है मैरिड, ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और यही आपका क्या होता है, मैरी वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है। ओके, यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी, जो मैरिड है ये आपका एडजेक्टिव भी है, और मैरिड जो है वो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है। ओके, अब जो मैरी होता है ये आपका वर्ब होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है मैरिड। इसका आपका सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट ले जाओ में इसे यूज करते हैं तो होता है आपका मैरीज हो जाता है। ओके, सेकंड और थर्ड आपका मैरिड ही रहता है, ध्यान रखना। ओके, मैरिड जो एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है विवाहित, यानी आपका हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ। ओके, मैरी जो वर्ब होता है इसका मतलब होता है विवाह करना। ओके, किसी को पति या पत्नी के रूप में ग्रहण करना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। अब अच्छा एग्जाम्पल, मतलब एरर क्या बनती है एग्जामिनेशन में, एरर ये बनती है कि क्या होता है आपका जो मैरी वर्ब होता है इसके साथ क्या होता है, मैरिड वर्ब नहीं होती हो, मैरिड एडजेक्टिव होता है, इसके साथ एग्जामिनेशन विद प्रपोजिशन देता है। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो मैरी वर्ब होता है इसको पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो इसके साथ टू लगता है, बिल्कुल गलत है। मैरी वर्ब क्या होता है, एक रेसिप्रोकल वर्ब होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि किसी और के द्वारा एक्शन किया जाए, वो हम बताएंगे, लेकिन मैरी में ऐसा थोड़ी होता, किसी और के द्वारा शादी। मैरी इज बेसिकली आपका रेसिप्रोकल एक्शन, अगर मैं कर रहा हूं तो किसी और से शादी करूंगा, ठीक है, तो वो कर रही है तो मुझसे कर रही है, तो ये रेसिप्रोकल वर्ब है, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता। जो यहाँ पे मैरिड होता है नहीं, थर्ड फॉर्म कर लो, इसे पैसिव वॉइस मान लेते हैं, जो कि गलत होता है। ये पैसिव वॉइस नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है बेसिकली, जो क्या कर रहा हो आपका ही का कॉम्प्लीमेंट बन रखा हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ही प्रोनाउन है, इज आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ओके, मैरिड एडजेक्टिव है तो इसके साथ टू प्रपोजिशन आपको यूज करना है, और ये जो एन अमेरिकन वाला पार्ट है ना, नाउन फ्रेज है, ये टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। लाइक इसको अगर हम मैरी वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ही मैरीज ओके एन अमेरिकन। ओके, इस तरीके से ही मैरीज एन अमेरिकन, इस तरीके से। लेकिन अगर हम मैरिड यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव तो हम क्या कहेंगे, ही इज मैरिड टू
एन अमेरिकन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्या चीजें। अच्छा अब देखो, अभी तो हमने मैरिड को हमने यूज कर रखा है एज एन एडजेक्टिव, अब हम मैरी को कैसे वर्ब की तरह यूज करेंगे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब मैरी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, शी मैरिड यंग। अभी जो मैरिड है ना, ये आपका थर्ड फॉर्म तो ईडी लगा हुआ, आप ये एडजेक्टिव नहीं, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मैंने बताया था ना, मैरी वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, मैरिड होता है, थर्ड फॉर्म भी मैरिड होता है। तो यहाँ पे वर्ब है, कैसे पता चला वर्ब है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, वहां पे आपका इज था। ओके, इसके बाद क्या है, आपका इज लिंकिंग वर्ब हो गया, तो उसके बाद एडजेक्टिव आ गया जो कॉम्प्लीमेंट बन गया ही का, लेकिन यहाँ पे इज नहीं है। अगर यहाँ पे इज होगा, ठीक है, तो ये आपका मैरिड एडजेक्टिव हो गया, सिंपल सी बात है। गॉट होगा, गेट होगा, मैरिड एडजेक्टिव हो गया। दे आर होगा तो मैरिड आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो शी मैरिड यंग। अब यंग, अब वर्ब इंट्रांजिटिव तब होती है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए हम मैरिड है, मैरिड के बाद क्या है, कोई ऑब्जेक्ट से क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। बट यहाँ पे जो यंग है ना, वो आपका एडवर्ब, व्हेन का रिप्लाई, कब उसका विवाह हुआ, कब हुआ, तो ये व्हेन का रिप्लाई यंग, जब वो छोटी उम्र में थी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यंग आपका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैरिड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव हो गया। कब ये ट्रांजिटिव होगा देखते हैं, जब लिखा होगा आपका शी मैरीज रोहन, तो शी आपका सब्जेक्ट हो गया, मैरीज आपका वर्ब हो गया, रोहन क्या हो गया, मैरीज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर हम कह सकते हैं, देखो रेसिप्रोकल ये किस तरीके से, हम कहेंगे शी मैरीज रोहन, मतलब उसने रोहन से विवाह किया। या फिर हम कह सकते हैं आपका रोहन मैरीज शी, बात एक ही है ना। ओके, ऐसा तो है नहीं कि जब हम रोहन को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो रोहन की शादी किसी और से हो जा रही है, ऐसा है नहीं है। अगर हम शी को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो भाई रोहन ही तो उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, शादी भाई दो व्यक्तियों की बीच ही होती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम रोहन की बात करें, शी मैरीज रोहन, और हम बोले रोहन मैरीज दैट थर्ड पर्सन, या फिर शी की, जैसे हम कह रहे हैं सीता मैरीज रोहन, दो ही व्यक्ति हैं हमारे पास, ठीक है, सीता मैरीज रोहन। हम कह रहे हैं भाई आपका रोहन मैरीज सविता, ओके, गलत हो जाएगा। ओके, रोहन मैरीज सीता होगा और सीता मैरीज रोहन होगा, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिव वर्ब होते हैं, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता, ध्यान रखना। तो कई लोग इसको गलत तरीके से पढ़ाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन है ये आपको करने, ओके, मैरिड और आपका मैरी वर्ब से रिलेटेड है, कमेंट करना आपको आंसर में। दो क्वेश्चन है, करेक्ट है तो भाई दोनों करेक्ट कमेंट कर देना, और आपके इनकरेक्ट है तो आप एरर मार्क कर देना, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम रूल नंबर 8 पे। इसी तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो बीच बीच में आपका डालते रहूंगा ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे, ओके, सेशंस का। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जब किसी नाउन को आप क्या करते हैं, ईच या एवरी द्वारा मॉडिफाई करते हैं, ओके, तो वह क्या होता है, नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, अगर वही नाउन फ्रेज, एवरी प्लस नाउन, ईच प्लस नाउन, ये नाउन फ्रेज क्या होगा, आपका सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउंस भी यूज होंगे, एडजेक्टिव भी यूज होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एवरी ब्रिक इज काउंटेड बिफोर शिपमेंट, ब्रिक नाउन है, एवरी। अच्छा पहले तो देखो हमने क्या रूल पढ़ा था, एवरी और ईच अगर नाउन से पहले लगेगा सिंगुलर फॉर्म माना जाए। ब्रिक्स है, नहीं है, ब्रिक है तो सही है। ओके, आगे हम बढ़े, आगे हमने एक और चीज पढ़ी, अगर ये आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा, इज लगा, बिल्कुल करेक्ट है यार, यहाँ तक सही हो गया, ठीक है। काउंटेड आ गया वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो इज बी की फॉर्म होगी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होगी, तो पैसिव वॉइस हो गया। बिफोर शिपमेंट में जो बिफोर है वो प्रेपोजिशन है, शिपमेंट क्या आपका बिफोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, एडवर्ब हो गया बेसिकली, व्हेन का रिप्लाई, कब काउंट करी गई, शिपमेंट से पहले, कब का रिप्लाई, बिफोर शिपमेंट जो है कब का रिप्लाई, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, व्हेन का रिप्लाई, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप रूल समझ चुके होंगे मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ईच स्टूडेंट। अब हमने देखा ईच है, हमने बोला कि उसके बाद कोई नाउन लिखा जाएगा जिसको मॉडिफाई करेगा, सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, स्टूडेंट नाउन सिंगुलर फॉर्म में। हमने ये भी कहा कि अगर ईच स्टूडेंट जो नाउन फ्रेज हो गया, ईच प्लस नाउन, ये सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, हैज आ रखा है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे जो हैज टू है ना, ये आपका मॉडल वर्ब है, बेसिकली ऑब्लिगेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो फोर्सफुली हम चाहते कि हो ही होगा, ठीक है, करना ही है ये कुछ भी करके, ओके, यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना ही है, ओके।
मतलब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, ऑब्लाइज कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि तुम्हें करना ही है, तो वहां पे हम हैज टू, हैव टू, हैड टू मॉडल वर्ब यूज करते हैं। सबमिट ऑब्वियसली बाय मॉडल वर्ब है, उसका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, तो सबमिट आपका क्या मेन वर्ब है जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबमिट वर्ब है इसका एक ऑब्जेक्ट भी आपका हिज असाइनमेंट, असाइनमेंट आपका नाउन हो गया, हिज डिटर्मिनर हो गया। अब मैंने हिज इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि यहाँ पे ईच स्टूडेंट की बात हो रही है। मैंने क्या कहा था, अगर ईच के बाद नाउन लिखा है, ठीक है, वो सिंगुलर होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल उसके अकॉर्डिंग अगर वो सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आपका है सिंगुलर होना चाहिए, वो भी मैस्कुलाइन जेंडर का, क्योंकि हम क्या करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली हर रूल का कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपने होमवर्क में करने हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पर्पज से, ओके। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, ऑल्दो ये आपको लग रहा हो बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेंथी हो रहा है सेंटेंस सेशन, बट ऐसा नहीं है, ओके। हमें रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को, ओके। चलिए, तो इसका रिवाइज कर लीजिएगा, और ये आपके कमेंट करने हैं आपने 3 क्वेश्चन के आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर्पज से, ओके, पूछे जा सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, एक सेंटेंस में क्लॉज को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कंजंक्शंस की संख्या क्या होती है, क्लॉज की संख्या से क्या होती है, एक कम होनी चाहिए। समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस। अच्छा पहले तो क्लॉज समझ लो, क्लॉज क्या है। क्लॉज बेसिकली क्या आपका ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें क्या होता है आपका जो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, ओके। और कई बार क्या होता है वो डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। डिपेंडेंट होने वाली क्लॉज क्या होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जो कंप्लीट सेंस दे सकती है इंडिपेंडेंट होती है वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं प्रेजेंट हो तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें, एक सेंटेंस है एक सेंटेंस है, उसमें जितनी भी नंबर ऑफ क्लॉजेस हैं, ठीक है, उन क्लॉजेस में से -1 करके उतने कंजंक्शंस होने चाहिए उस सेंटेंस में। सपोज मैं बात करूं एक सेंटेंस है उसमें 3 क्लॉजेस हैं, मतलब 3 जगह क्या है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 3 क्लॉजेस है, उन 3 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 2 ही कंजंक्शन यूज। सिंपल सी बात है भाई, देखो सपोज आपका एक पाइप है, ओके, और ये भी आपका एक पाइप है, तो इन पाइप को जोड़ने के लिए हम कितने जॉइंट लगाएंगे भाई, एक ही तो लगाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे भी जॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पे भी जॉइंट लगा दिया, गलत हो जाएगा ना। तो 2 पाइप को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही जॉइंट लगाएंगे। तो वही है, 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस रूल से ना आपके बहुत सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, ओके। अब कैसे एक ही रूल से बहुत सारे रूल, अब पता है क्या होता है कि हमारे पास एक ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि क्लॉज जितना उसमें से एक कम कर दो और उतने कंजंक्शन होते। इसी कंसेप्ट को बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट चीजों में पढ़ाया जाता है। जैसे हम कह देते हैं ऑल्दो के साथ बट नहीं लगाना, सो के साथ बिकॉज नहीं लगाना, ओके, वो यही रूल है। अब समझो कैसे हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, ऑल्दो इट वाज रेनिंग बट ही वेंट टू द मार्केट, ओके। तो यहाँ पे देखो इट सब्जेक्ट है, वाज रेनिंग वर्ब में एक क्लॉज है, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, वेंट आपका वर्ब है, तो 2 क्लॉज होगी, सेकंड क्लॉज ही होगी। अब 2 क्लॉज है, अब यहाँ पे हमने ऑल्दो भी यूज कर रखा है जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमने यहाँ पे भाई बट भी यूज कर रखा है जो आपका क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके। तो ये तो गलत हो जाएगा, ओके, क्योंकि 2 क्लॉज है एक कंजंक्शन चाहिए, तो भाई बट को हटा दो ना यहाँ से, सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब देखो आप समझोगे, कैसे समझोगे कि मैंने क्यों कहा कि एक ही रूल से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो आ गया ना बिकॉज ऑल्सो वाला, बिकॉज लिखा। अब देखो ही सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, एक क्लॉज हो गया। ही सब्जेक्ट है, डिडंट गो वर्ब है, 2 क्लॉज हो गई, 2 क्लॉज हो गई। कितने कंजंक्शन, बिकॉज भी कंजंक्शन और सो भी कंजंक्शन, हटा दो भाई इसको सेंटेंस से, ठीक है। हाउएवर वाला देखो, इट आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वेंट आपका वर्ब हो गया, 2 क्लॉज हो गई। कंजंक्शन कितने हैं, हाउएवर और बट, हटा दो इसको, सही हो गया, ठीक है। एज यू आर माई फ्रेंड दैट्स वाई आई मस्ट हेल्प यू, यू आपका सब्जेक्ट है, आर वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्प वर्ब हो गया। कंजंक्शन कितने, एज हो गया और आपका दैट्स वाई हो गया। क्या करना है आपको, कमेंट करना, क्या करना है, सिंपल सी बात है। सो ही डिड गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इट। अब यहाँ पे ट्विस्ट है भाई,
ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे क्या करा, बिकॉज था तो हमने क्या करा, सो को हटा दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका सो को हटाएंगे, बिकॉज को। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ये ध्यान रखनी है कि कभी भी एक सेंटेंस का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से नहीं होगा, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम वहां पे यूज नहीं करेंगे, तो सो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गलत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ही डिडंट गो टू द कॉलेज, ओके, टू कॉलेज, ओके, बिकॉज ही वाज इल। सिंपल सी बात है, ठीक है। एज यू नो दैट ही इज नॉट माई फ्रेंड, फिर से सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दो क्लॉज हो गई, कितने कंजंक्शन, एक, लेकिन हमने यूज कर रखा एज और दैट भी, तो ये हटा दो भाई, सिंपल सी बात है, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, सॉरी ये आपका ही होना चाहिए यार, दैट हो गया, यहाँ पे द हो गया, गलत है, ओके, इट शुड बी आपका ही आस्क्ड हिम, ओके, व्हेन, हाँ सही है, he asked him that when he would help them, okay, तो asked आप ही सब्जेक्ट हो गया, asked वर्ब हो गया, that कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन वन, when आपका कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन टू, ही सब्जेक्ट हो गया, would help आपका वर्ब हो गया, कितने क्लॉज, दो क्लॉज, कितने कंजंक्शन, दो कंजंक्शन, गलत है, क्लॉज माइनस वन, ओके, दो क्लॉज माइनस वन करेंगे, एक कंजंक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या करो, दैट को हटा दो, when सही है, ठीक है, ये आपका कब का रिप्लाई, कंजंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर है। ऐसी देखो दूसरा आपका ही टोल्ड देम, ओके, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तीन क्लॉज हो गए, तीन क्लॉज मतलब कितने कंजंक्शन, दो कंजंक्शन, ठीक है। अब कंजंक्शन जो कंजंक्शन आपने एक ही लिख रखा है हमें, तो गलत हो गया भाई, ठीक है, ये तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पे क्या करो, एक कंजंक्शन दो इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट लिखता है यहाँ पे, अब सही हो गया, देखो, he told them that when they begged pardon he would help them, तीन क्लॉज और that और when दो कंजंक्शन, इस तरीके से आपको करना है। 8 और 9 आपको क्या करना, होमवर्क में करना है, मैंने बता दिया, डिटेल बता दिया, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दी जो एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं, आज के सेशन का लास्ट रूल हम डिस्कस कर ले रहे, दैट इज रूल नंबर 10, ओके। ये रूल क्या कहता है हमारा, अगर हम बात करते हैं योर की, तो योर जो है ना वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन से पहले लिखे जाते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ओके। जो क्या करते हैं आपका इंडिकेट करेंगे, क्या इंडिकेट करेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, यू का पोजीशन, योर क्या करेगा, यू जिस चीज को पोजेस कर रहा होगा उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करेंगे यू, और एपोस्ट्रोफी जो आर है ना, आर ई, ठीक है, ये है आपका यू आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ओके, कॉन्ट्रैक्शन हम जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो बेसिकली यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू और जो एपोस्ट्रोफी आर है ना, आर ई है, सॉरी, ओके, ये है आपका यू आर, इसमें यू सब्जेक्ट है और आर क्या है आपका लिंकिंग वर्ब, रेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फॉर दिस प्रोजेक्ट जो है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज जो रेस्पॉन्सिबल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ओके। अब हम देख लेते हैं आपका कब हम क्या करेंगे, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे जो है आपका योर, ओके। अब यहाँ पे देखिए, वेयर इज योर पेन, पेन नाउन है, तो मैंने क्या कहा था आपका, उससे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो यू और ये आपका एपोस्ट्रोफी आर लिखा हुआ, आर ही लिखा हुआ ना, इसका मतलब यू आर, यू आर, तो ये सेंटेंस देखो पढ़ने में कैसे लग रहा है, वेयर इज यू आर पेन, गलत हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमें चाहिए आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो क्या करेगा, पेन में पोजीशन शो करेगा, यानी यू पोजेस कर रहा है किसको, पेन को, ओके। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।